ज्योति बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसका पति आदित्य कमरे में आ गया। अरे ज्योति, अभी तक तुम नहीं नहा पाई? जल्दी आओ, मुझे काम पर निकलना है। मेरे पर्स, मेरा टिफिन जल्दी से दो आकर। लगता है आज मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं आदित्य से ये भी नहीं कह सकती कि टिफिन खुद तैयार कर लीजिए या माँ जी से बोल दीजिए। भगवान मुझे शक्ति देना, बाहर जो भी होने वाला है मैं उसे संभाल सकूं। अब ज्योति बाथरूम में तो मेकअप कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाथरूम के बाहर आना ही पड़ा। जैसे ही वो बाहर आई, आदित्य उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल काली लग रही थी। सारे घर वाले वहां पर आ गए। मैं तुम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दूंगी। तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है। माँ जी, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। ज्योति, मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा था, कम से कम एक बार बता तो देती। ये धोखा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही हम दोनों का तलाक हो जाएगा। मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। ज्योति ये सब नींद में बड़बड़ा रही थी। तभी आदित्य की नींद खुल गई और उसने कहा, ज्योति क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? ज्योति की नींद खुली तो उसने देखा कि ये सब वो सपना देख रही थी, लेकिन ये सपना उसकी जिंदगी में काल बनकर आया। वो बहुत घबरा गई और अगली ही सुबह उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। माँ, कुछ कीजिए, मैं 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकती। मान लीजिए कभी धोखे से मैं बिना मेकअप के रही और किसी की नजर मुझ पर पड़ गई, तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अब आदित्य को धोखा नहीं दे सकती माँ। मैंने तेरे ऊपर लाखों प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुझे पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी और 24 घंटे मेकअप में ही रहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी जिंदगी मेकअप के साथ? ये नहीं हो सकता माँ। इससे पहले कि आदित्य के परिवार को मेरे बारे में सब कुछ पता चले, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ज्योति के इतना कहते ही महिमा घबरा गई और उसने उसे मायके बुला लिया। आज के बाद मरने की बात मत करना। शीला ने मुझे एक किसी वैद्य का कांटेक्ट दिया है, लेकिन वो हिमालय की वादियों में रहते हैं। चलिए माँ, कहीं भी चलिए, कुछ भी कीजिए, पर मुझे आजादी दिलाइए इस कालेपन से। मैं बचपन से ये झेल रही हूँ। महिमा अपनी बेटी ज्योति को लेकर हिमालय चली गई और वहां जाकर उन आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी से मिली। बेटा, किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोगों को शादी से पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैंने आप जैसी ना जाने कितनी बच्चियों को ठीक किया है। बाबा जी, क्या आप सही कह रहे हैं? बच्ची, आयुर्वेद में बहुत ताकत होती है। जब आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकता है, तो काले से गोरा करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और कुछ नीम की पत्तियां भी दी। इस डिब्बी में इन पहाड़ियों से निकली हुई जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसे गर्म पानी के साथ हर रात सोने से पहले पीना है और इन पत्तियों का लेप बनाकर चेहरे पर लगा लेना है। बाबा, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। चलते हैं बाबा, प्रणाम। खुश रहो बेटा। खैर, अगले दिन ही वो लोग अपने घर आ गए। उसी दिन से महिमा ने अपनी बेटी का इलाज शुरू कर दिया। पहले दिन से थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आने लगा। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत गए। आदित्य ने उसे फोन किया। ज्योति, तुम्हें पता है ना कि मैं बिना अपनी ज्योति को देखे हुए एक पल भी नहीं रह सकता, और तुमने 7 दिन लगा दिए। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। क्या माँ जी की तबीयत खराब है? मैं कल ही आता हूँ उन्हें देखने। अरे नहीं नहीं, आप मत आना, बस हल्का फुल्का बुखार है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो आप। अब ज्योति काली से हल्की सांवली हो चुकी थी। वो जड़ी बूटियां भी खत्म हो गई थी। अभी भी पूरी तरीके से वो गोरी नहीं हुई थी। इसीलिए दोनों लोग फिर बाबा के पास गए और फिर से जड़ी बूटियां लेकर आ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग हिमालय से लौटे, उन्होंने आदित्य को अपने घर में पाया। ये क्या ज्योति? मुझे माफ कर दीजिए आदित्य। अरे माफी क्यों मांग रही हो ज्योति? ये जो तुमने सांवला मेकअप किया है ना, गजब लग रहा है तुम पर। मैं बस माँ जी के हालचाल लेने आया था। जाओ बेटा, दामाद जी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। अरे नहीं माँ जी, मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए इधर से गुजर रहा था, तो सोचा आपके हालचाल ले लूं। इसके बाद आदित्य वहां से चला गया। महिमा और उसकी बेटी ने चैन की सांस ली। चलो अच्छा है, तेरा सांवलापन तो उसे पसंद आया। माँ, आदित्य को लगा कि मैंने सांवला मेकअप किया है। अभी मैं अगर ससुराल गई तो उन्हें लगेगा कि मैं 24 घंटे सांवले मेकअप में ही रहती हूँ। शक हो जाएगा उन्हें। उन जड़ी बूटियों का उन लोगों ने 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ज्योति के पूरे शरीर में चांद जैसा निखार आ गया। वो जितनी मेकअप करने के बाद खूबसूरत लगती थी, उससे भी कहीं ज्यादा वो अब लग रही थी। अरे वाह, बचपन से मेरी बच्ची को लोग बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत है अंदर से। ये सब वैद्य जी का कमाल है माँ। अब चलते हैं, बाबा जी को धन्यवाद करके आते हैं। माँ बेटी एक बार फिर वैद्य जी के पास गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि वहां पर कोई वैद्य जी नहीं रहते। देखिए बहन जी, आप लोगों को किसी ने गलत बताया है। यहाँ हम 50 साल से रह रहे हैं।
यहाँ पर कोई वैद्य नहीं रहते, आजकल डॉक्टर का जमाना है माता जी। मुझे नहीं पता कि आप कौन थे, आप सच में वैद्य थे या परमात्मा हमें नहीं पता, लेकिन मेरे लिए आप एक परमात्मा ही थे, परमात्मा ही रहेंगे। घर वापस आने के बाद ज्योति ने आदित्य को फोन किया। क्या बात है आदित्य, आप तो मुझे भूल ही गए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो ज्योति? अरे मैं मजाक कर रही थी, अब मैं फ्री हो गई हूँ, कल मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन आदित्य उसे लेकर घर आ गया। ज्योति ये वाला मेकअप अब तक का बेस्ट है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे इस समय मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ है। ज्योति आज के बाद तुम मेकअप मत करना, बिना मेकअप के तुम एंजल लगती हो, एंजल। नजर ना लग जाए इसीलिए तो मेकअप करती हूँ, ताकि कम खूबसूरत लगूं। तो इस तरह ज्योति के परिवार को कभी पता नहीं चल पाता कि वो शादी के समय काली थी। सब खुशी खुशी रहने लगे। निहारिका एक गरीब लड़की थी जो कि अपने 10 साल के छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। वो एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। भैया ये पिंक कलर की साड़ी सिर्फ एक ही बची है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पिंक साड़ी का ऑर्डर पहले से ही दे देते हैं, जल्दी से ले लीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर 1 महीने तक इस कलर की साड़ी नहीं मिलेगी। अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी से ले लो वरना साड़ी बिक जाएगी। वैसे भी मेरा नाम पिंकी है और साड़ी भी पिंक कलर की है, मेरे नाम और मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करेगी। भाभी जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये साड़ी आप पर खूब जचेगी। ठीक है, औरतों की पसंद मुझे क्या पता, कितने रुपए की है ये साड़ी? वैसे तो ये साड़ी 20,000 की है, पर भाभी जी के लिए 18,000 लगा दूंगी मैं। ठीक है, ये लीजिए पैसे और साड़ी पैक कर दीजिए। तो इस तरह से वो लोग साड़ी लेकर चले गए, लेकिन निहारिका का मालिक ये सब देख रहा था। मालिक उसके पास आया और बोला, अरे क्या बात है निहारिका, केवल 12,000 की साड़ी तुमने 18,000 रुपए की बेच दी, कमाल की लड़की हो तुम, है? ये सब कुछ मुझे आपने ही तो सिखाया है अंकल। चलो बहुत रात हो गई है, दुकान बंद करने का समय भी हो गया है, ये लो 2,000 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारा कमीशन, अपने भाई के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, धन्यवाद तो मुझे अदा करना चाहिए। दुकान बंद करने के बाद निहारिका बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना होटल से पैक कराकर अपने घर आ गई। क्या बात है दीदी, आज आपको पेमेंट मिला है क्या? अरे नहीं छोटू, तू बस मिठाई खा, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे। दीदी कहीं आप मेरी खुशी के लिए कुछ गलत काम तो नहीं करने लगी? तू मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। वो क्या है ना, आज मैंने 12,000 की साड़ी 20,000 में बेच दी, जिससे मालिक खुश हो गया और उसने मुझे कमीशन दे दिया। जब आपके पास इतना दिमाग है तो आप खुद ही दुकान क्यों नहीं खोल लेती? खोलूंगी छोटू, बहुत जल्द अपनी दुकान खुलेगी, लेकिन इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए ना। तू इस बारे में मत सोच, तू पढ़ाई पर ध्यान दे और खाना खा ले जल्दी से, सुबह स्कूल भी तो जाना है। तो इस तरह से वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस रात जाकर सो गए। सुबह छोटू के स्कूल जाने के बाद निहारिका अपनी दुकान के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आ गया। अरे चाचा, आपका किराया तो 2 दिन बाद देना है ना, 2 दिन पहले ही आ गए। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तो बस मार्केट जा रहा था तो सोचा तुम दोनों का हाल चाल ले लूं। आइए चाचा, पानी पी लीजिए, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी दुकान पर जा रही हो। ऐसा करना, अपनी पसंद की 2 साड़ियाँ ले आना। मेरी बीवी मुझसे नाराज है, साड़ी गिफ्ट कर दूंगा तो रात में मान जाएगी, और उसके पैसे किराए में काट लेना। अरे कोई बात नहीं चाचा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं अपनी दुकान की बेस्ट साड़ी आपके लिए लेकर आऊंगी। मकान मालिक वहाँ से चला गया और निहारिका अपनी दुकान चली गई। अभी तक निहारिका से सब लोग खुश रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो होने वाला था उसके बाद हर कोई उससे नफरत करेगा। अभी तक मालिक नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं ही दुकान खोलकर साफ सफाई करके पूजा कर देती हूँ। निहारिका ने दुकान खोली, पूरी दुकान में झाड़ू लगाई। गंगा जल छिड़कने के बाद उसने जैसे ही अगरबत्ती जलाई, वैसे ही माचिस की जलती हुई तीली एक साड़ी पर पड़ गई, जिस पर निहारिका का ध्यान नहीं गया। निहारिका पूजा करने में बिजी हो गई। धीरे धीरे उस साड़ी ने आग पकड़ ली और पूरी दुकान में आग लग गई। अरे बेटा, पूजा करने में इतना ज्यादा बिजी मत हो जाओ कि दुकान का ध्यान ही ना रहे, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। निहारिका ने अपनी आँख खोली तो देखा कि पूरी दुकान धधक कर जलने लगी। निहारिका से जितना हो सका उतना माल दुकान के बाहर फेंक दिया और उसका हाथ भी आग में जल गया। इतने में वहाँ पर मालिक आया और फायर ब्रिगेड को बुलाकर सारी आग बुझा दी। कैसे व्यापारी हैं आप, पूरी दुकान एक लड़की के भरोसे छोड़ दी और उसी लड़की ने आपकी दुकान में आग लगा दी। आपकी दुकान का इंश्योरेंस तो होगा ना? नहीं, मेरी दुकान का कोई इंश्योरेंस नहीं था। निहारिका, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था, तूने मेरी दुकान जला दी। निकल जा यहाँ से। और सुन लो सब लोग, कोई भी दुकान वाला इस लड़की को काम नहीं देगा।
वरना सबकी दुकान जला देगी। निहारिका कुछ नहीं बोल पाई और रोते हुए अपने घर वापस आ गई। ये क्या हो गया मुझसे? मालिक मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आसपास के लोग भी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं।